क्या? अरे बाप रे, ये सब क्या है? तुम लोग मुझे कंगाल करके ही मानोगे क्या? खाने के टेबल पर बैठा मुरली अपनी थाली में रखे मिक्स वेज की सब्जी को देखकर ऐसे चौंक उठता है मानो उसकी थाली में किसी ने बम रख दिया हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसकी पत्नी घबराई हुई उससे पूछती है, क्या हुआ जी? अरे बहू देख तो, खाने में मिर्ची विर्ची तो नहीं है ना? हाँ माँ जी, अभी चखती हूँ मैं। दिया खाने को टेस्ट करती है और उसे सब कुछ परफेक्ट लगता है। सब कुछ तो ठीक है बाबूजी, फिर आप चीखे क्यों? और खाने के स्वाद से आपके कंगाल हो जाने का रिश्ता समझ में नहीं आया। मिक्स वेज किसे पूछकर बनाया तुम लोगों ने? हे टमाटर, मुझे माफ करना। अरे बाप रे, इसमें गोभी भी डाल दी। एक काम कर सुजाता, तू अपनी थाली की सब्जी को वापस रख दे, बाद में काम आएगी। और ये मेरी थाली की सब्जी ले ले, मैं अचार से ही रोटी खा लूँगा। अरे पर ऐसा हुआ क्या है बाबूजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इनके तो खून में ही कंजूसी है। आपको जो खाना है खाइए। शादी की पहली रात से इनका यही ड्रामा है। तू टेंशन ना ले बहू, आराम से खा। सुजाता ये कह रही होती है तभी पड़ोसन रमा वहाँ आ जाती है और उनकी थाली के मिक्स वेज को देखकर कहती है, चद्दर ओढ़ कर घी पीने वाले तो आप ही निकले मुरली भाई साहब। यहाँ लोग एक सब्जी नहीं खा पा रहे और आप लोग मिक्स वेज खा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या हो गया रमा बहन? बाहर मंडी में तो जाइए बहन जी, सोने से महंगी बिक रही है सब्जियाँ। 200 रुपये टमाटर, 400 रुपये मिर्ची और गोभी तो ऐसे छिपके बैठी रहती है मानो हम चुरा ही लेंगे। 150 की इतनी सी गोभी। अब आप ही बताइए, आदमी खाए तो क्या? अरे अरे, मैं बोल भी किससे रही हूँ, आपकी थाली में तो मिक्स वेज है। 1000 रुपये की सब्जी खाने वाला छोटा आदमी तो हो नहीं सकता। फ़र्क तो हम मिडिल क्लास लोगों को पड़ रहा है। बाजार में बढ़ते सब्जियों के दाम से अनजान सुजाता और दिया इस बात को सुनते ही चौंक जाती हैं। क्या? नहीं नहीं, अब समझ में आया सुजाता कि मैं हर बात में बेकार की कुड़कुड़ नहीं करता। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना जी कि आप इतने महंगी सब्जी लेकर आए। मुझे क्या पता। अरे बहुत ज़रा टीवी लगाना तो। अरे क्या बताऊँ रमा बहन, ये टीवी भी तो 2 दिन से ख़राब पड़ा था, वरना न्यूज़ देखकर पता तो कर लेते कि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। ये सब कलयुग आने के प्रभाव से हो रहा है बहन जी। सब कलयुग का खेल है, कलयुग का। ठीक कहा तूने। डिस्को फिस्को, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, यही सब तो रह गया है। प्रकृति से कोई प्यार ही नहीं करता तो प्रकृति भी कभी तो अपना प्रकोप दिखाएगी ना। अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब न्यूज़ देख लें। दिया न्यूज़ लगाती है जिस पर पहली हेडलाइन सी सब्जियों के बढ़ते दाम की थी। फिर पड़ी मिडिल क्लास को मार, 50 रुपए में मिर्ची महेश 4। याद है सुजाता, पहले 1 रुपया लेकर जाता था तो 2 थैली भरकर सब्जियां लाता था। कम लोग थे क्या घर में, 25 लोगों का खाना बनता था एक वक्त पर। मजाल है सब्जी घट जाए। कलयुग है भाई साहब। पहले लोग एक साथ रहते थे, लोगों में एकता थी। अब कहाँ एकता, कोई किसी को पूछता भी नहीं। आगे भी सब्जियों के दाम बढ़ने की पूरी आशंका। तेज हो रही बारिश के कारण कई फसलें बर्बाद। और छेड़ो ना प्रकृति को। वो तो हम जैसे लोग अभी जिंदा है तो धरती टिकी हुई है, वरना तो कब का प्रलय आ जाता। दिया सर पीट लेती है। बहू, अब सब्जी को 2 हिस्से में कर दे। आधी अभी ले लेते हैं, आधी दोपहर को। थोड़ी सी गौतम के लिए भी रख देना। और जी, आपने एक दाना भी झूठा छोड़ा तो देख लीजिएगा। देख लिया ना रमा बहन, दिन भर ऐसे ही मुझसे लड़ती रहती है ये। हाँ हाँ, आप तो मेरी चुगली ही कीजिए। मैं हमेशा कोई और बात करने आती हूँ और आप दोनों अपनी ही बहस में लग जाते हैं। अच्छा राम राम रमा बहन। वैसे अब सब्जी ना बनाए तो करे भी तो क्या। छोले हैं ना, हमने तो नाश्ता ही उसी का किया। छोले और रोटी। दोपहर में छोले चावल खा लेंगे और रात को फिर से छोले रोटी। और अगर वैरायटी खाने का मन किया तो दाल की सब्जी बना लूँगी। हर चीज़ का इलाज रहता है आपके पास, मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब से हमारे घर में भी या तो आलू बनेंगे या फिर छोले। रात को जब गौतम ऑफिस से लौटता है, पता चला कि नहीं बाबूजी, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है।
मेरे बॉस के 4 बंगलोज हैं, पर बताइए मेरी टिफ़िन की सब्जी खा गया और मुझे अपने छोले दे दिए। हद है, इतने पैसे हैं फिर भी इतनी कंजूसी। आज पूरे ऑफिस में सबके टिफ़िन में छोले ही थे। यहाँ भी छोले ही हैं गौतम साहब। मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम और उनके उन प्रॉब्लम से निकलने की तरकीबें बड़ी ही दिलचस्प होती हैं। ऐसे ही बढ़ते सब्जियों के दाम का भी सभी ने समाधान निकाल लिया था। सभी के घरों में घूम फिर कर एक छोले की सब्जी ही बनी रहती थी। उसी बीच मोहल्ले की रेशमा सभी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचती है। अरे रेशमा, तू और ये मिठाई के डिब्बे के साथ कोई खुशखबरी जान पड़ती है? हाँ हाँ सुजाता, मेरी बेटी की कल एनिवर्सरी पार्टी है, तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, हम ज़रूर आएंगे। पार्टी का कार्ड आते ही मानो दिया के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब जाकर खाना तो पाऊँगा। अरे सुजाता, बताओ ना क्या पहनूं, ये सूट पहनूं या फिर ये? अजी कल जाना है, आज नहीं, आप भी ना। जो हाल मुरली के घर का था वही मोहल्ले के बाकी घरों का भी था। सभी को बेसब्री से पार्टी में जाने का इंतज़ार था। अगली सुबह से ही मुरली जी तैयार होकर बैठ जाते हैं। आप ना पहले जाकर देख लीजिएगा कि औरतें पहुंची है कि नहीं, फिर मैं और बहू आएंगे। ऐसे ही तुम लोग देर कर देते हो, फिर खाना भी ख़त्म हो जाता है। अरे कब ख़त्म हुआ खाना बाबूजी? मैं पहले नहीं जाऊंगी बाबूजी। जिसके घर का फंक्शन रहता है उनके पहले तो हम लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो गौतम के आने के बाद ही आऊंगी। अरे तो उसे फ़ोन करके पहले ही आने को कह दो ना। रात को ऑफिस से गौतम लौटता है। सभी पहले से तैयार होकर बैठे थे। आप लोग तैयार भी हो गए? अब निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाइए। ऐसे भी देर कर दिया आपने, अब लेट मत करिए वरना बाबूजी नाराज़ हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा तभी पहुंचोगे क्या तुम लोग? लड़ते झगड़ते किसी तरह दिया, गौतम, सुजाता और मुरली रेशमा के फंक्शन में पहुंचते हैं। मैं मिठाई के काउंटर पर जाती हूँ जी। तभी रमा भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आप लोग तो पहले ही आ चुके हैं। क्या क्या है खाने में? कितने दिनों बाद सब्जी खाऊंगी मैं। इन्होंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। धीरे बोलिए ना आंटी जी। अरे चल हम देखते हैं खाने में क्या है। सुजाता और रमा खाने के काउंटर पर पहुंचते हैं और रखी डिशेस को देखकर उनका सर ही चकरा जाता है। छोले कुलचे, छोले भटूरे, टिक्की चाट, छोले पापड़, छोले लच्छे पराठे, राइस छोले। यहाँ देखकर वहाँ आए सभी मेहमान अपना सर पकड़ लेते हैं। इतने इंतजार के बाद यहाँ भी छोले। बढ़ती सब्जियों के दाम ने ससुराल के साथ साथ बिन सब्जियों की पार्टी भी करवा दी। सुधा जी के 2 बच्चे थे। एक उनका बेटा अविनाश और दूसरी उनकी बेटी प्रिया। सुधा जी का बेटा अविनाश बड़ा था और एक कंपनी में नौकरी करता था। वहीं प्रिया अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ती थी। सुधा जी को शुरू से ही अपने बेटे अविनाश से बहुत प्रेम था, लेकिन प्रिया से वो कुछ ज्यादा प्यार नहीं करती थी। और एक दिन सुबह के वक्त, अविनाश बेटा जल्दी आओ, देखो ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। बस अभी आया माँ, तैयार होकर आ रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। आप तब तक प्रिया को भी बुला लो, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगी। फिर मैं उसे कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तुम्हें प्रिया की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या सही है और क्या नहीं। तुम जल्दी से आ जाओ। क्या माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? प्रिया आपकी बेटी है और मेरी छोटी बहन। हाँ हाँ जानती हूँ, मैं माँ हूँ। तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। तो फिर आप प्रिया को वैसा प्यार क्यों नहीं करती जैसा मुझे करती हैं? अरे प्रिया लड़की है, ज्यादा लाड़ प्यार किया तो बिगड़ जाएगी। उसे दूसरे घर जाना है शादी होकर। मैं उसे इस तरह बिगाड़ नहीं सकती। ओफो, अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। तभी वहाँ पर प्रिया आती है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी ब्रेकफास्ट चाहिए। हाँ तो जाकर किचन से ले लेना। अब क्या सारी चीजें मैं तुझे तेरे हाथ में ला कर दूंगी? अच्छा माँ, मेरी कॉलेज की पिकनिक होने वाली है और मेरी सारी सहेलियाँ उसमें जा रही है। मुझे 2000 रुपया चाहिए थे कॉलेज में जमा कराने के लिए। मुझे भी पिकनिक में जाना है। कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ।
इस तरह तुम्हारे घूमने फिरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे क्यों मना कर रही हो माँ, उसे पिकनिक पर जाने दो ना। और प्रिया, तुम्हें 2000 चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें देता हूँ। अविनाश, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? अरे कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। तुम जानते नहीं हो पिकनिक के नाम पर सारे पैसे खर्च करके आ जाएगी ये लड़की। अविनाश प्रिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों के बाद प्रिया अपने कॉलेज की पिकनिक पर जाती है, लेकिन वहां से लौटकर आने में प्रिया को शाम को देर हो गई। जैसे ही प्रिया देर से घर लौटकर आई, सुधा जी ने नाराज होते हुए कहा, प्रिया कहाँ थी अब तक? रात के 8 बज रहे हैं। सच सच बताओ, पिकनिक के नाम पर कहाँ गई थी? माँ मैं सच कह रही हूँ, वो बस हम सबको लौटने में थोड़ी देर हो गई। मेरी सारी सहेलियाँ अभी आई हैं और माँ हमारी टीचर भी तो साथ में थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। झूठ ना बोलो मुझसे। माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? सच कह रही हूँ मैं। तभी वहां पर अविनाश आ गया। सुधा जी वहां से नाराज होकर चली जाती है। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर प्रिया रोने लगी। प्रिया क्यों रो रही हो तुम? अरे देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। नहीं भैया, मैं माँ की बात का बुरा नहीं मान रही, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं कहते। देखो, मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अब रोना बंद कर दो मेरी बहन। एक बार मुस्कुरा तो दो। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन सुधा जी का व्यवहार अपनी बेटी प्रिया के लिए बिल्कुल नहीं बदला। और फिर एक दिन, सुनो प्रिया, अब तुम्हारा फाइनल ईयर भी पूरा होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन माँ, अविनाश भैया मुझसे बड़े हैं, आप उनसे पहले मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? अरे अविनाश लड़का है, और फिर ये सब डिसाइड करने के लिए मैं हूँ ना। तुझसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ मैं। लेकिन माँ, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़के को पसंद किया है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। लेकिन माँ, आपने अविनाश भैया की सगाई तो उनकी पसंद की लड़की से करवाई है ना, जिसे वो कॉलेज में पसंद किया करते थे, ये जानते हुए भी कि वो दूसरी कास्ट की है। देखो प्रिया, मुझसे जबान लड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। माँ, प्रिया ठीक तो कह रही है और आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आप प्रिया से क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार करती हैं, जबकि वो आपकी खुद की बेटी है? मेरे पास वजह है अविनाश, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम बार बार मुझसे पूछते हो तो ठीक है। ऐसी क्या बात है माँ जिसकी वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं? बता रही हूँ। जब प्रिया का जन्म हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मैंने पंडित जी को प्रिया की कुंडली दिखाकर पूछा था, तो उन्होंने बताया कि इस लड़की के दुनिया में आने की वजह से ही उसके पापा चले गए। माँ, आपने किसी पंडित के कहने पर पूरी जिंदगी अपनी सगी बेटी से सौतेला व्यवहार किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इन सब बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उस वक्त जब इस लड़की का जन्म हुआ था। ये मेरी सगी बेटी हो ही नहीं सकती। माँ, जिस बच्चे ने आपकी कोख से जन्म लिया है, आप उसे सौतेला कैसे कर सकती है? क्या आपने प्रिया को जन्म नहीं दिया है? हाँ, जन्म तो दिया, लेकिन पैदा होते ही अपने पापा की जान ले ली इसने। नहीं माँ, ये आपका अंधविश्वास है। एक छोटा बच्चा भला किसी की जान कैसे ले सकता है? माँ, आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं? तू मेरी अपनी बेटी होते हुए भी अपनी नहीं है। तेरे पैदा होने से मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आए हैं।
माँ, आप इस तरह की बात ना करें तो अच्छा होगा। आपको प्रिया को अपनाना होगा। वो आपकी बेटी है, उसने आपकी कोख से जन्म लिया है। लेकिन अविनाश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पापा की मौत इस लड़की की वजह से हुई है। माँ, समझने की कोशिश करो। पापा की मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई है, प्रिया की वजह से नहीं। आपको ये बात समझनी ही होगी। और एक बात बताइए आप मुझे, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो आप बहुत बीमार हो गई थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी बहुत मनहूस हूं। मैंने जन्म लेते ही आपको बीमार कर दिया। लेकिन आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। तुम्हारे पापा की मौत को बेकार ही प्रिया के जन्म के साथ जोड़ दिया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब मेरी गलतफहमी थी। धीरे धीरे अविनाश ने सुधा जी को समझा दिया कि उनका प्रिया के साथ व्यवहार गलत था और सुधा जी ने भी प्रिया को फिर से अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। रमाकांत जी अपनी पत्नी उषा और 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। रमाकांत जी दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे, सांवला रंग और छोटा कद, लेकिन उनकी पत्नी उषा काफी गोरी और सुंदर थी। रमाकांत जी की 3 बेटियां थी, सुहानी, सलोनी और ईशानी। सुहानी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन रंग रूप में अपने पिता पर गई थी, इसलिए दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। सलोनी का रंग रूप अपने माता और पिता दोनों पर था, लेकिन ईशानी पूरी तरह से अपनी माँ उषा जी पर गई थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन ईशानी पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उषा जी को हमेशा से ही गोरे रंग वाली बेटी से ज्यादा प्यार था। ईशानी, कहाँ हो बेटा? ये देखो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी मार्केट गई थी ना, तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई। थैंक यू मॉम, ड्रेस तो बहुत सुंदर है और देखना, इसको पहनकर मैं बहुत अच्छी लगने वाली हूँ। अरे उषा, ये ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? ईशानी को अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ड्रेस दिलवाया था ना। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, जो भी ड्रेस देखती हूँ इसे पहनाने का मन करता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दूसरी तरफ सुहानी को देखो, हमेशा क्लास में टॉप करती है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है? बात जब शादी ब्याह की आएगी ना, तब पढ़ाई लिखाई नहीं, रंग रूप ही काम आएगा। और वैसे भी सुहानी सबसे बड़ी है, सबसे पहले तो हमें उसी की शादी करनी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, सारा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे क्या होगा इस लड़की का? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी ईशानी को थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। और उधर सलोनी को देखो, सारा दिन बैडमिंटन खेलती रहती है। पापा, अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसमें गलत क्या है? अब आप ही देखिए ना, सुहानी को पढ़ना पसंद है, ईशानी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। सबकी अपनी मर्जी होती है ना पापा। अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं चलती बेटा, कभी कुछ काम सोच समझ कर भी करना चाहिए। और ये बैडमिंटन खेल खेल कर तुम कर क्या लोगी? माँ, वैसे आप मेरे लिए कभी कोई ड्रेस लेकर नहीं आती, मुझे भी नए नए कपड़े चाहिए। बेटा वो क्या है ना, तेरे लिए कपड़े लाने में बहुत सोचना समझना पड़ता है। तेरे ऊपर सारे रंग अच्छे नहीं लगते ना। माँ, आप हमेशा ईशानी के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आती हैं। आप हम सब में भेदभाव करती हैं, ये बहुत गलत बात है। हम कोई भेदभाव नहीं करते बेटा। और ये तुम किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही हो? धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमाकांत जी और उषा जी अपने तीनों बेटियों में काफी भेदभाव किया करते थे। ईशानी सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उषा जी उसे बहुत पसंद करती थी। रमाकांत जी सुहानी को पढ़ाई लिखाई में तेज होने की वजह से पसंद करते थे, लेकिन उसका रंग रूप कुछ खास ना होने से बार बार उससे नाराज भी हुआ करते थे। धीरे धीरे सुहानी और ईशानी शादी के लायक हो गई। दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। आज सुहानी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर लड़के ने हमारी बेटी को पसंद नहीं किया तो क्या होगा? उषा, तुम एक काम करना, ईशानी से कहना कि वो घर के अंदर ही रहे। कहीं लड़के वालों ने उसे देख लिया
तो मुझे पूरा यकीन है कि सुहानी की जगह ईशानी पसंद आ जाएगी। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं। आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। लड़का दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। ये देखकर उषा जी चुपचाप घर के अंदर गई और उन्होंने रमाकांत जी को अंदर बुलाया। मुझे लगता है कि हमें सुहानी की जगह ईशानी को बाहर ले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग तो सुहानी को देखने आए हैं और सुहानी बड़ी है। अरे आपने देखा नहीं, लड़का कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है। सुहानी का क्या है? और वैसे भी ये लड़का सुहानी को पसंद करने वाला है ही नहीं। हाँ, अरे लेकिन हमारी बेटी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? अरे इसमें सोचना क्या है? बच्चों की शादी का फैसला तो उनके माँ बाप ही लेते हैं ना। वो भी इस बात को धीरे धीरे समझ जाएगी। रमाकांत जी और उषा को बात करते हुए सलोनी ने सुन लिया था। ईशानी, तुम एक काम करो, जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, मैं क्यों? लड़के वाले तो सुहानी को देखने आए हैं। अरे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कितना गोरा चिट्टा लड़का है, वो सुहानी को पसंद करने वाला नहीं है। हाँ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले आपने मुझे तैयार किया और अब आप कह रही हैं कि ये लड़का ईशानी को देखने आया है। तुम चुप करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। इतना कहकर रमाकांत जी और उषा ईशानी को तैयार करके बाहर ले आते हैं। लड़के को ईशानी पहली नजर में पसंद आ गई क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने ईशानी को पसंद किया, सलोनी वहां पर पहुंच गई और उसने लड़के से कहा, आपने ईशानी को पसंद किया है, क्या आपने उससे कोई बात की है? हाँ, आपके कहने का क्या मतलब है? देखिए, आप मेरी बड़ी बहन सुहानी को देखने आए थे और आप एक पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहते थे और सुहानी बिल्कुल वैसी ही है। इसका मतलब मैंने जिसका प्रोफाइल देखा था ये वो लड़की नहीं है? सलोनी, ये तुम क्या बात कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। यहाँ बड़ों के बीच में तुम्हारा क्या काम है? मैं सच कह रही हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है सुहानी और आज आप उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता है कि ईशानी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए आप उसे पसंद करेंगे। ये बात सच है कि ईशानी दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या करोगे इंटेलिजेंट लड़की से शादी करके? इतनी सुंदर बीवी तुम्हें मिल रही है। नहीं आंटी, माफ कीजिए, पर मुझे सुहानी से मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं सुहानी को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही सुहानी बाहर आई, उस लड़के ने सुहानी को देखकर कहा, आपकी दोनों बेटियों के रंग रूप में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मुझे सुहानी पसंद है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंस से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह अपनी तीनों बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपकी तीनों बेटियों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और आपको उनके हिसाब से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शायद उनकी ये बात उषा जी और रमाकांत जी को अब अच्छी से समझ में आ गई थी।